जय हिंद दोस्तों, मैं हेमंत उज्जवल परिवार में आप लोगों का स्वागत करता हूं। आज फिर हम एक ऐसे विषय के साथ आप लोगों के बीच में जो बहुत ही ज्वलंत मुद्दा है, जिसको लेकर के जैसे आप देख पा रहे होंगे पीछे महाराष्ट्र पूरे देश के अंदर भी फिलहाल चर्चा का विषय है महाराष्ट्र, क्योंकि यहां पर रिजर्वेशन की आग, कहीं दंगे हो रखे हैं, कहीं विधायकों के घर जलाए जा रहे हैं। मराठा आरक्षण की मांग फिर से आप लोगों के बीच में आप देख पा रहे होंगे, हर न्यूज पेपर, आपका चैनल, सब कुछ पिछले कुछ 8-10 दिनों से आपके बीच में है। आज हम इस विषय पर बात करेंगे, क्या वाकई में आरक्षण जरूरी है? अगर आरक्षण जरूरी है तो फिर कहां तक इसे होना चाहिए? क्या आरक्षण के बिना हिंदुस्तान के अंदर काम नहीं चल सकता? आरक्षण का मेन रूट कहां से है? देश के अंदर पहली बार आरक्षण या रिजर्वेशन कब शुरू हुआ? इस आरक्षण को लाने में सबसे अहम रोल किसका है, जो कि आज भी परेशान कर रहा है? ये सारी चीजें आज आपको इस वीडियो के अंदर मिलने वाली है। तो चलिए दोस्तों, मैं दोबारा से हेमंत आप लोगों के बीच में उज्जवल परिवार में आप लोगों का पहुंचने पर धन्यवाद करता हूं। साथ ही मैं चाहूंगा कि अगर आपको लगता है कि वीडियो आपको अच्छी लगी और जो कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं मेरे मित्र, उनके लिए तो रामबाण है, क्योंकि हम यहां पर आरक्षण कहां से शुरू हुआ, किसने पहली बार दिया, कौन कौन से आपके एक्ट आए, किस किस प्रधानमंत्री का योगदान रहा, भीमराव अंबेडकर साहब का योगदान कितना रहा और अंग्रेजों का योगदान कितना रहा, ये सारी चीजें, इसके जो बेनिफिट और जो इसके नुकसान, उन पर बात करने वाला हूं। तो चलिए दोस्तों, ये 15-20 मिनट आप लोगों के बीच में आप एक बेहतरीन जानकारी से जुड़ने वाले हैं। तो शुरू करते हैं आज का विषय, महाराष्ट्र से ही शुरू करते हैं। जैसा कि आप देख पा रहे हैं मैप में, महाराष्ट्र के अंदर, पुणे के अंदर जगह जगह, मुंबई, पुणे, आसपास वाला जो इलाका है, यहां पर यह आग भड़की हुई है। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, मैं दिखा के चलूंगा आप लोगों को। ये देखिए किस प्रकार से ये आपका पुणे का जिक्र किया है। महाराष्ट्र रिजर्वेशन को लेकर के लिखा गया है कि पुणे के अंदर लोग आमरण अनशन पर, किस पर? आमरण अनशन पर धमकी दी जा रही है कि मैं अन्न जल ग्रहण नहीं करूंगा यदि आरक्षण नहीं मिला। क्या यहीं से राजनीति शुरू होती है हिंदुस्तान की? क्या ये जो लोग, इस प्रकार से जो लोग आते हैं, ये क्या चाहते हैं एक्चुअल में? ये सारी बातें आपके बीच में होने वाली हैं। दूसरे, क्या हम सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचा करके आरक्षण लेना हमारा कहां तक उचित है? ये सारी बातें भी आपके बीच में रहेंगी। अब ये देखिए थमनी, क्या महाराष्ट्र में आरक्षण का मुद्दा जिस पर नहीं थम रहा बवाल, सरकार ने बुलाई सर्वदलीय बैठक, यानी कि लोगों ने इतना मजबूर कर दिया सरकार को कि बैठक बुलानी पड़ी। और एक्चुअली खैर वो बैठक की कोई बात नहीं है, सरकार का काम है बैठक करना। कितना अगर सही है तो उस चीज को देना चाहिए, और नहीं है तो फिर कठिन या कठोर, अपने मैं कहूं यहां पर निर्णय लेने चाहिए। तो ये इस प्रकार से आपके जो न्यूज पेपर हैं ये भरे हुए हैं। ये एकनाथ शिंदे साहब, फिर वापस मैं आपके बीच में एक ट्विटर भी है, ये आपका, ये कटिंग है अखबार की। महाराष्ट्र में आरक्षण आंदोलन हिंसक हो चुका है, विधायकों के घर जलाए जा चुके हैं। इस आंदोलन की आग में महाराष्ट्र के कई जिले झुलस चुके हैं। सोमवार की बात करूं, पिछले 6-7 दिन पहले की बात है, तो प्रदर्शनकारियों ने विधायकों के आवास को आग से जलाया है। इस प्रकार की बहुत सारी खबरें हमें टाइम टू टाइम मिलती रहती है। टाइम टू टाइम की बात करूं तो कभी कहीं स्टेट में, कभी किसी स्टेट में ये चीजें मिलती रहती हैं। आज हम जो बात करेंगे इस आरक्षण पर कि क्या ये आरक्षण कहां से शुरू हुआ, आरक्षण क्या था, आरक्षण की पूरी कहानी, ये हम यहां पर बता के चलेंगे। दोस्तों, यदि आपको लगता है कि उज्जवल परिवार आप लोगों के साथ समय समय पर इस प्रकार के मुद्दे उठा रहा है, इस प्रकार की जो आपकी न्यूज आती है उनका एनालिसिस करके, जो आपके क्वेश्चंस कंपटीशन एग्जाम और आपकी जानकारी के लिए आपके बीच में बिना पूछे रखे जा रहे हैं, तो आप लोगों से एक सब्सक्राइब और एक लाइक तो बनता है। कोशिश करें और क्लास को स्किप ना करें, वीडियो को स्किप ना करें, वीडियो को कम से कम 5 से 7 लोगों तक पहुंचाने का कष्ट करें, यदि आपको 1% भी अच्छी लगती है तो। चलिए दोस्तों, एक बार मैं बात कर लेता हूं किसकी, तो इस आरक्षण की, महाराष्ट्र की। उसके बाद हम बात करेंगे इसके इतिहास की। लोकसभा चुनाव 2024 से पहले मराठा आरक्षण मुद्दा एक बार फिर से विवादों में है, जिसको लेकर महाराष्ट्र सरकार को सर्वदलीय बैठक बुलाई है। राज्य के डिप्टी सीएम अजीत पवार ने जानकारी दी कि पवार ने कहा कि मराठा समुदाय को आरक्षण देते समय यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि अन्य पिछड़ा वर्ग प्रभावित ना हो। इस मुद्दे का समाधान केवल चर्चा और बैठक से ही निकाला जा सकता है, क्योंकि कारण यह है दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा गया है कि आपका 50% से ज्यादा आरक्षण नहीं हो सकता। यदि यहां पर आरक्षण दिया जाएगा तो फिर पहले घोषणा क्यों करी थी आरक्षण की? यदि आरक्षण दिया जाएगा तो 50% से ज्यादा रहेगा। जैसा कि तमिलनाडु के अंदर है, तमिलनाडु के अंदर आपका 69% आरक्षण है दोस्तों, वो विशेष कंडीशंस में है। तो ये चीजें यहां पर मुद्दा बनी हुई है, ये चीजें आपकी यहां पर बनी हुई है। महाराष्ट्र के अंदर जो सिचुएशन है वो बड़ी क्रिटिकल है। सरकार के हाथ में
खैर है तो बहुत कुछ, लेकिन अगर हम यहाँ पर एक सीन देख रहे हैं कि सरकार कहीं ना कहीं बेबस भी नजर आ रही है, क्योंकि लोकसभा चुनाव आ रही है 2024 में, मुद्दा बड़ा गंभीर है और लोग भी सही समय का सही चुनाव करते हैं। इसलिए दोस्तों आप भी सही समय का सही चुनाव करें और किस प्रकार से आगे बढ़ना वो इनसे भी सीख सकते हैं आप लोग। तो चलिए दोस्तों अगली स्लाइड की बात करूं। पुणे में डिप्टी सीएम अजीत पवार ने कहा कि हम मनोज जारांगे, ये जो धमकी दी थी मनोज जारांगे ने दी थी कि मैं अन्न जल ग्रहण नहीं करूंगा। जिस प्रकार से जब कभी आंध्र प्रदेश को अलग किया गया था, वो व्यक्ति कौन थे, मेरा क्वेश्चन आप लोगों से, जिन्होंने अन्न जल ग्रहण नहीं किया और उनकी डेथ हो गई। पंडित जवाहरलाल नेहरू को मजबूर किया कि भाषा के आधार पर देश का पहला स्टेट बनाया गया था, जिसे आप आंध्र प्रदेश के नाम से जानते हैं। क्षेत्र आपका 1953 में बना था दोस्तों वो, लेकिन अगर स्टेटों की बात करेंगे तो 14 स्टेट आपके, तकरीबन मैं बात करूं 50 से ज्यादा स्टेट आपके भाषा के आधार पर ही बने थे और लोगों ने आंदोलन कर करके ही बनवाए हैं, जिसमें हमारा हरियाणा भी शामिल है। तो अजीत पवार ने कहा कि मनोज जारंगे पाटिल की भूख हड़ताल को खत्म करने के लिए संभव प्रयास किए हैं और वो हो भी चुकी है अभी तो खैर ये, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं हमें कुछ सोचने को मजबूर करती है ये घटनाएं। क्या है पूरा मामला, तो जालान में 1 सितंबर को भड़की हिंसा के बाद राजनीति गरमाई थी। मराठाओं के लिए नौकरियों और शिक्षा के आरक्षण की मांग करने वाले हजारों प्रदर्शनकारी पुलिस लाठीचार्ज के बाद हिंसा भड़की। यानी कि जो मराठा, केवल मराठा होने के नाम से इन्हें आरक्षण चाहिए था। आपको पता है हिंदुस्तान के जो फंडामेंटल राइट्स में ये कहा गया है कि कोई भी व्यक्ति कहीं पर भी जाकर के किसी भी स्टेट के अंदर जाकर के अपना घर बना सकता है, रह सकता है, वहां पर अपना जो रोजगार है वो कर सकता है। तो इन्होंने कहा कि केवल मराठे लोगों को ही ये आरक्षण चाहिए। देखिए क्या है मराठा की लड़ाई की अगर मैं बात करूं दोस्तों, ये पूरा जो मामला है इसको भी एक बार देखेंगे आप लोग। पूरा मामला दोस्तों बने रहेंगे, स्किप नहीं करेंगे। मैं आज आपको ये बता के जाऊंगा देश में पहली बार आपका जो आरक्षण था वो कब हुआ। साल 2018 में महाराष्ट्र सरकार ने साल 2018 में कानून बना करके मराठा समुदाय को 13% आरक्षण दिया था। कब की बात आपका है, 2018 में। मगर मई 2021 में सुप्रीम कोर्ट की 5 जजों की संवैधानिक बेंच ने मराठा आरक्षण पर रोक लगा दी थी दोस्तों, और कहा आरक्षण को लेकर के 50% की सीमा को नहीं तोड़ा जा सकता। सरकार सुप्रीम कोर्ट ने 1992 में आरक्षण की सीमा को अधिकतम 50% तक तय किया था दोस्तों, ध्यान रखना, यही बात मैंने आपको थोड़ी देर पहले बोली थी। अब समस्या यही रहती है कि सुप्रीम कोर्ट बोलता है कि 50% से आप ऊपर नहीं जाएंगे और जो राज्य हैं वो इस प्रकार की घोषणाएं कर देते हैं, तो फिर दोनों के बीच में टकराव होता है। मराठा समुदाय की क्या है मांग, मराठा समुदाय के लोग मांग है उन्हें नौकरी और शिक्षा आरक्षण दिया जाए। नौकरी और शिक्षा दोनों में आरक्षण चाहिए, जैसे पिछड़ी जाति SC ST को मिला हुआ है। मराठाओं का यह भी समुदाय में एक छोटा तबका है जो समाज में ऊंची पैठ रखता है, लेकिन समुदाय के बाकी लोग गरीबी में जी रही हैं, जो कि सुप्रीम कोर्ट इस बात से इनकार कर चुका है। सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया है, मना किया कि मराठा समुदाय पिछड़ा नहीं है। उनका मानना है कि मराठा समुदाय का आपका पिछड़ा नहीं है। एक ये महाराष्ट्र आपका अगर मैं बात करूं तो ये भी देखिए, मराठा आरक्षण को लेकर भूख हड़ताल पर बैठे मनोज जारंगे ने कहा है, क्या कहा है कि सरकार को चेतावनी देते हुए मांग पूरी नहीं हुई तो मैं अन्न जल ग्रहण नहीं करूंगा, और उसके बाद फिर उसने किया भी ऐसा, बाद में उसको मनाया भी गया है, डिप्टी सीएम वगैरह उससे मिले भी हैं और काफी कुछ किया गया है। देखिए हिंसा पर क्या बोले मनोज, हम रिजर्वेशन लेकर रहेंगे। देखिए इस प्रकार के जो लेक्चर है, देखिए हम रिजर्वेशन लेकर रहेंगे, हंगामा करने वाली सरकार के लोग हैं, हमारे लोग अनशन पर बैठे हैं, हमारे लोगों को तो सरकार पकड़ रही है, आज शाम तक मांग नहीं पूरी, उस दिन की बात है आपकी ये, तो पानी को भी त्याग कर दूंगा, और आज अनशन आपका 8वां दिन है। मनोज जारंगे पाटिल ने कहा कि आश्वासन नहीं, ये आपकी पिछले महीने में पूरा घटनाक्रम हुआ है, आश्वासन नहीं लेना है, आरक्षण लेना है। सीधी धमकी दी जा रही है कि मैं मर जाऊंगा, सारा कुछ कर दूंगा, और लेकिन मुझे आरक्षण चाहिए। कठोर अनशन करेंगे, 40 दिन के वक्त पर बोले हम वक्त देने वाले नहीं है, हमारी मांग है आरक्षण दे दो। मतलब सीधा क्लियर कट भाषा में कि कुछ भी नहीं सुनना, हमें केवल और केवल आरक्षण चाहिए। ये था दोस्त जो चर्चित विषय था महाराष्ट्र के अंदर, और कहीं ना कहीं सरकार झुकी है। उसके ऊपर फिर दोबारा से आश्वासन दिया गया है, समय मांगा गया है, कुछ समझौते हुए हैं। मैं उनकी बात यहां पर नहीं करूंगा। मेरा मुद्दा ये है कि क्या आरक्षण के लिए सारी चीजें ठीक है, ओके। अब हम बात करते हैं कि आरक्षण का इतिहास क्या रहा है, जहां से आपका आरक्षण चला, वो सारी बातें मैं यहां पर करने वाला हूं। देखिए आरक्षण के इतिहास की बात करते हैं तो आरक्षण आपका भाई, आरक्षण जब 1947 में भारत ने आजादी पाई तो संविधान में विशेष रूप से पिछड़ी जातियों को अपने जीवन में सुधार करना, बेहतर अवसर मिले, इसके तहत सबसे पहले लोकसभा, विधानसभा और जनप्रतिनिधि चुनाव में आरक्षण की व्यवस्था की गई। देखिए बहुत समय से हम गुलाम रहे,
तकरीबन 200 और 800 साल मुसलमानों की हम कहे तो काफी समय से आ रहे हैं, और हमारी जो जाति व्यवस्था थी वो शुरू से थी, यानी कि समाज के अंदर एक वेरिएशन था। आरक्षण बिल्कुल सही है, समाज के वेरिएशन को मिटाने के लिए आपका, मैं अगर मेरे विचार रखूं तो आरक्षण होना भी चाहिए, लेकिन कुछ लिमिटेशंस के साथ होना चाहिए। ये नहीं कि आप इसको राजनीतिक, बनाने वालों ने इसको बहुत अच्छा बनाया था दोस्तों, लेकिन आने वाले समय में इसको इतना क्रिटिकल कर दिया गया, हर व्यक्ति अपना हक समझने लगा, हर व्यक्ति इसको अपना राजनीतिक मुद्दा और ढाल बना करके चलने लगा। ये बिल्कुल हार्डली ट्रूथ है, ये सच्चाई है कि हर व्यक्ति आजकल तकरीबन अगर 10 राजनेता आते हैं तो उसमें से 5 राजनेताओं का मुद्दा सिर्फ आरक्षण ही रहता है दोस्तों। 5 राजनेताओं का मुद्दा केवल है या तो आरक्षण हटाओ या आरक्षण लगाओ, या हमें विशेष आरक्षण चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए। नुकसान और फायदे इसके बहुत है दोस्तों, इनकी भी बात मैं आगे चल करके आपसे करने वाला। ये मेरे विचार हैं भाई, अगर किसी मेरे बहन भाई को अगर मेरी बात खराब लग रही हो तो सॉरी, माफी चाहूं, बट ये सच्ची बात है। एक बार अगर आप देश के लेवल पर सोचेंगे, अगर आप अपने खुद के समाज के लेवल पर भी सोचेंगे तो आपको लगेगा कि हाँ ये बात सही है। तो चलिए दोस्तों, अगर आपको लग रहा है कि उज्जवल परिवार मेहनत कर रहा है आप लोगों के साथ, तो एक सब्सक्राइब, मैं वही बात कर रहा हूं, एक सब्सक्राइब और एक आपका लाइक तो बनता है दोस्तों। एक बार वीडियो को शेयर करेंगे, सेशन जरूर करें। जाति व्यवस्था नामक सामाजिक वर्गीकरण के रूप में सदियों से चले आ रहे आपके अभ्यास के परिणाम स्वरूप भारत के अनेक अंतर विवाह समूह जातियों के उपजातियों में विभाजित है। आरक्षण नीति के समर्थकों का कहना है कि परंपरागत रूप से चली आ रही जाति व्यवस्था में निचली जातियों के लिए घोर उत्पीड़न और अलगाव है, और शिक्षा समेत उनकी विभिन्न तरह की आजादी सीमित है। मनुस्मृति जैसे प्राचीन ग्रंथ के अनुसार एक वर्णाश्रम धर्म, जिसका अर्थ है कि वर्ग या उपजीविका के अनुसार पदों को दिया जाना। वर्णाश्रम, वर्ण प्लस आश्रम वर्ग शब्द के समानार्थक शब्द रंग से भ्रमित नहीं होना चाहिए। भारत में जाति प्रथा ने इस नियम का पालन किया है दोस्तों। थोड़ी सी स्पीड ज्यादा रहेगी, अब है आपकी काम की बात। थोड़ी सी स्पीड ज्यादा रहेगी, आप अपनी स्पीड को कम करके देख सकते हैं दोस्तों, क्योंकि समय के अभाव में चलते हुए ये चीजें कर रहे हैं, थोड़ा सा स्पीड को बढ़ाया जा रहा है। देखिए 1882 में हंटर आयोग की नियुक्ति, यानी कि पहली बार आरक्षण की जो हमें चीज मिलती है वो कहां पर मिलती है दोस्तों, ध्यान से देखेंगे। 1882 में हंटर आयोग की नियुक्ति हुई, और महात्मा ज्योतिराव आपका जो फूले हैं, इन्होंने निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा के साथ सरकारी नौकरियों में सभी के लिए आरक्षण प्रतिनिधित्व की मांग की। यानी कि सबसे पहले 1882 में इसकी मांग हो चुकी है आरक्षण की, यानी कि देश आजाद नहीं हुआ उस समय भी इसकी मांग हो चुकी है। 1891 में त्रावणकोर के आपके सम्मानित रियासत में 1891 के आरंभ में सार्वजनिक सेवा में योग्य मूल निवासियों की अनदेखी करके विदेशियों को भर्ती करने के खिलाफ प्रदर्शन किया गया। यानी कि त्रावणकोर में भी इस प्रकार का आंदोलन हुआ कि आपने हमारे को छोड़ करके विदेशियों को क्या किया, जबकि हम इक्वल हैं एजुकेशन में, उन्हें भर्ती किया। इसके खिलाफ आंदोलन किया गया, आरक्षण के लिए मांग की गई आपका त्रावणकोर में आपका 1891 में। उसके बाद 1901 में महाराष्ट्र के आपके सामंती रियासत कोल्हापुर में, कहां पर, कोल्हापुर में साहू महाराज द्वारा आरक्षण शुरू किया गया था। बहुत शानदार क्वेश्चन है कि महाराष्ट्र में यही तो था विषय, महाराष्ट्र में आरक्षण को लेकर के ही तो विषय था। तो महाराष्ट्र में 1901 में आपका कहा, कोल्हापुर रियासत में। 1908 में अंग्रेजों द्वारा बहुत सारी जातियों और समुदायों के पक्ष में प्रशासन, जिनका थोड़ा बहुत हिस्सा था, के लिए आरक्षण शुरू किया। अंग्रेजों ने कब आरक्षण शुरू किया, तो 1908 में हंटर आयोग से आपका शुरू हुआ, और आपका कहां पहुंच गया, 1908 तक पहुंचा, आरक्षण शुरू किया गया था दोस्तों। उसके बाद अगर मैं बात करूं यहां पर आपका, बड़े ध्यान से देखेंगे आप, 1909 में भारत सरकार अधिनियम 1909 में आरक्षण का जिक्र किया गया है। अधिनियम 1909 में आरक्षण का प्रावधान किया गया है। 1919 में मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड 1919 में मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधारों को शुरू किया गया था, उसमें भी भारत सरकार अधिनियम 1919 में आरक्षण का प्रावधान किया गया था। तो ये आरक्षण नया नहीं है, ये आरक्षण बिल्कुल, मैंने थोड़ी देर पहले आपको बोला भी कि आरक्षण बहुत ज्यादा जरूरी भी है भारत के अंदर। समाज में काफी वेरिएशन है, ऐसी बात नहीं है, लेकिन उसको गलत तरीके से रिप्रेजेंट नहीं करना चाहिए। ये बात आपके बीच में मैं कहना चाह रहा हूं, आरक्षण को मैंने गलत नहीं बताया है। और दोस्तों आगे बढ़ते रहेंगे। देखिए 1921 में मद्रास प्रेसिडेंसी ने जातिगत सरकारी आज्ञा पत्र जारी किए। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है दोस्तों आपका, और जानकारी भी। कब 1921 में मद्रास आपका प्रेसिडेंसी ने, और ब्राह्मणों के लिए 44%, ब्राह्मणों के लिए 16%, आपका किसके लिए, गैर ब्राह्मणों के लिए 44%, ब्राह्मणों के लिए 16%, मुसलमानों के लिए 16%, भारतीय एंग्लो ईसाइयों के लिए 16%, और आपका अनुसूचित जातियों के लिए 8% आरक्षण दिया था। कब 1921 में मद्रास प्रेसिडेंसी के अंदर भाई, ठीक है, ओके। 1935 अधिनियम आया, जो कि आपका संविधान ने इसी का तो स्थान दिया था। संविधान से पहले अगर मैं बात करूं, भारत के अंदर आपका शासन किसका चलता था, 1935 अधिनियम का चलता था। इन्होंने, कांग्रेस ने प्रस्ताव पारित किया जो पूना समझौता कहलाता है। 1935 में क्या कहलाता है, पूना समझौता, जिसमें दलित वर्ग के लिए अलग निर्वाचन क्षेत्र को आवंटित किया गया।
आवंटित किए गए। ये तो खैर मैं बात करूं यहाँ पर, ये तो गलत था, लेकिन फिर भी चलिए जो भी था, क्योंकि दलित क्षेत्र प्लस वो ये इसमें ऐसा कुछ कहा गया था कि वोट भी सिर्फ केवल दलित करेंगे तो वो देखिए समाज का बंटवारा किया गया था। अब जो है वो सही आता। 1935 में भारत सरकार अधिनियम 19 पे आरक्षण के प्रावधान को किया गया। 1942 में ये है आपका मोस्ट इंपोर्टेंट, 1942 में बी.आर. अम्बेडकर ने अनुसूचित जाति SC 29 के समर्थन के लिए अखिल भारतीय दलित वर्ग महासंघ की स्थापना की। आपसे पूछा जा सकता है कि अखिल भारतीय दलित वर्ग महासंघ की स्थापना किसने की है? उन्होंने सरकारी सेवाओं और शिक्षा के क्षेत्र में अनुसूचित जातियों के लिए आरक्षण की मांग की थी। 1946 में भारत ने कैबिनेट मिशन अन्य सिफारिशों के साथ अनुपातिक प्रतिनिधित्व, यानी कि जब कैबिनेट मिशन आया जिसने संविधान सभा की रचना करवाई, कैबिनेट मिशन के अंदर 3 लोग आए थे आपके, जो कि कहां से 23 मार्च 1946 को ये भारत के अंदर पहुंचे थे। इन्होंने ही संविधान सभा को क्या करवाया था? बनवाया था भाई, ठीक है। तो कहां से कहां तक देखिए आपका 1882 से आपका हैंटर आयोग से और आप पहुंच चुके हैं कहां तक? 1946 तक आपका ये चल रहा है मित्रों। अब देखो 1947 में भारत ने स्वतंत्रता प्राप्त की। डॉक्टर अंबेडकर को संविधान भारत के लिए मसौदा समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया गया। भारतीय संविधान केवल धर्म, नस्ल, जाति, लिंग, स्थान के आधार पर भेदभाव का निषेध करता है, बल्कि सभी लोगों को समान नागरिक अवसर प्रदान करते हुए सामाजिक और शैक्षणिक पिछड़े वर्ग, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति की उन्नति के लिए संविधान में विशेष धाराएं रखी गई हैं। 10 सालों के लिए, यानी कि तो पहली बार रिजर्वेशन लागू किया गया था मित्रों, तो 10 वर्ष के लिए किया गया था और कहा गया था कि जरूरत पड़ेगी तो इसे बढ़ाया जाएगा। जैसे वर्तमान में करंट में भी आपका एक नारी शक्ति वंदन जो बिल लाया गया है उसे 15 साल के लिए लागू किया जाएगा और 15 साल के बाद स्थिति को देखा जाएगा। संविधान सभा में बहस 1947 से 1950 तक हुई इस पर और फिर इसे लागू किया गया था। देखिए 1953 में सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्ग की स्थिति का मूल्यांकन करने के लिए आपका कालेकर क्या बनाया गया था? कालेकर आयोग की स्थापना की गई। बहुत लंबा इतिहास है इस आरक्षण का भाई, बहुत लंबा इतिहास है दोस्तों। जहां तक अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के संबंध है, रिपोर्ट स्वीकार किया गया कि अन्य पिछड़ी जातियां ओबीसी के वर्ग के लिए की गई सिफारिशों को अस्वीकार कर दिया गया था। इसमें कहा गया था कि जो ओबीसी है ये आपके 1000 से ज्यादा, तकरीबन अब तो मैं बात करूं तो 2000 से ज्यादा के करीब आपकी जातियां यहाँ पे हैं, इसके अंदर शामिल है, तो उनके लिए क्या मना किया गया। 1956 में काका कलेक्टर की रिपोर्ट के अनुसार अनुसूचियों में संशोधन किया गया। 1976 में अनुसूचियों में संशोधन किया गया, 2 बार संशोधन हुआ, ये आपने ध्यान 56 और 76 के अंदर। 1979 में सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े स्थिति का मूल्यांकन के लिए मंडल आयोग, फिर आपका एक आयोग की स्थापना की गई दोबारा से। देखिए पूरा चल रहा है, स्थापित किया गया। आयोग के पास उपजाति अन्य पिछड़े ओबीसी कहलाती हैं। कोई ठीक आंकड़ा नहीं था। ओबीसी 52% आबादी का मूल्यांकन करने के लिए 1930 की जनगणना के आंकड़े इस्तेमाल करते हुए पिछड़े वर्ग के रूप में 1257 समुदायों का वर्गीकरण किया था। देखिए 1257 बहुत होता है, आगे बढ़ेगा आपका ये। 1980 में आयोग में एक रिपोर्ट पेश की, मौजूदा कोटा में बदलाव करते हुए 22% से 49.5% वृद्धि करने की सिफारिश की कि भाई टोटल इतना होना चाहिए। 2006 के अनुसार पिछड़ी जातियों की सूची में जातियों की संख्या 3743, यानी कि ओबीसी की बात कर रहा है अनुसार पिछड़ी जो आपकी जातियां तो टोटल 3743 तक पहुंची है, जो मंडल आयोग द्वारा तैयार समुदाय आपका जो समुदाय सूची में 60% की वृद्धि है, यानी कि उसमें जो जातियों की संख्या में कितनी वृद्धि? आपकी 60% वृद्धि है। दोस्तों अगर स्पीड तेज लग रही हो तो आप थोड़ा सा कम कर सकते हैं, अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। और अगर आपको लगता है कि हाँ आपको एक बहुत बेहतरीन जानकारी दी जा रही है तो आप चैनल को एक बार शेयर और लाइक जरूर करेंगे, ये मेरी आपसे विनती है। चैनल को स्किप नहीं करेंगे। मैं आपको वो चीजें बता के जाऊंगा कि कब कैसे यहां तक हम पहुंच रहे हैं। हमने 1882 से शुरू किया आरक्षण की और यहां तक लेकर के आए हैं। 1990 में मंडल आयोग की सिफारिशें, फिर आपका मंडल आयोग की सिफारिशों विश्वनाथन प्रताप आपका वीपी सिंह जो प्रधानमंत्री थे द्वारा सरकारी नौकरियों में लागू किया गया और छात्र संगठनों में राष्ट्रव्यापी प्रदर्शन शुरू किया। दिल्ली विश्वविद्यालय के छात्र राजीव गोस्वामी ने आत्मदाह की कोशिश की और छात्रों ने इसका अनुसरण किया। 1991 में नरसिम्हा राव सरकार ने अलग से अगड़ी जातियों में गरीबी के लिए 10% आरक्षण की शुरुआत की। 1992 में इंदिरा साहनी मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने उपजातियों के लिए आरक्षण को सही ठहराया था। आरक्षण और न्यायपालिका अनुभाग भी देख सकते हैं। 1995 में संसद ने 77वें संविधान संशोधन द्वारा अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के पदोन्नति आरक्षण का समर्थन करते, यानी कि अब उन्हें जो आपका मैं बात करूं आपका जो पदोन्नति में भी इस रिजर्वेशन की सिफारिश की 16 आपका 4A जोड़ा गया। बाद में आगे 85 संविधान संशोधन द्वारा इसमें अनुवर्ती वरिष्ठता को शामिल किया गया था जो कि ज्येष्ठता का नियम पर आधारित है, यानी कि प्रमोशन में भी अब इसको शामिल कर दिया गया था आरक्षण को। भाई कब? आपका 1995 में 77वें संविधान संशोधन के द्वारा।
1998 की अगर मैं बात करूं दोस्तों, किसकी 1998 में आपका केंद्र सरकार ने विभिन्न सामाजिक समुदायों की आर्थिक और शैक्षिक स्थिति का मूल्यांकन करने के लिए पहली बार राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण आंकड़ा 32% है। राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण आंकड़ा 32%। जनगणना के आंकड़ों के साथ समझौतावादी पक्षपूर्ण राजनीति के कारण अन्य पिछड़े वर्ग की स्टिक संख्या को लेकर के बाद में काफी बहस चलती रही है। यह आपको पता, आमतौर पर आकार में बड़े होने के अनुमान लगाया गया है, लेकिन यह तो मंडल आयोग द्वारा और राष्ट्रीय नमूने सर्वेक्षण के द्वारा तय किया गया था। यहां पर क्या हुआ, 12 अगस्त 2005 को उच्चतम कोर्ट ने एपी, ईमानदार और अन्य बनाम राष्ट्रीय राज्य अन्य मामले 12 अगस्त को, चलिए इसको मैं एक बार दिखाता हूं आपको। ये एक मामला फिर आया आपका महाराष्ट्र राज्य और अन्य मामले में 12 अगस्त 2005 को 7 जजों के सर्वसम्मति से फैसला सुनाते घोषित किया कि राज्य पेशेवर कॉलेज आपका समेत सहायता प्राप्त कॉलेजों में अपनी आरक्षण नीति को अल्पसंख्यक और गैर अल्पसंख्यकों पर नहीं थोप सकता है। ये यहां पर कहा गया। देखिए कितना गहरा इतिहास है। कभी सुप्रीम कोर्ट कुछ बोल रहा है, कभी आपकी राजनीतिक स्थिति कुछ बोल रही है, कभी आपके राज्य कुछ बोल रहे हैं। तो आरक्षण कितना बड़ा मुद्दा है, ये आप लोग इससे बहुत बेहतरीन तरीके से आप लोग समझ सकते हैं। ठीक है, चलिए 2005 में निजी संस्थानों में पिछड़े वर्ग और अनुसूचित तथा आपके जनजाति के लिए आरक्षण को सुनिश्चित करने के लिए 93वां संवैधानिक संशोधन लाया गया। इसमें 2005 में सर्वोच्च न्यायालय के फैसले को प्रभावी रूप से उलट दिया, यानी कि फिर 2005 में जो फैसला दिया गया था वो आपका 93वें संविधान संशोधन में बदल दिया। 2006 में सर्वोच्च न्यायालय के संवैधानिक पीठ में एम नागराज और अन्य बनाम यूनियन बैंक ऑफ अन्य मामले संवैधानिक आपकी जो धाराएं हैं यहां पर भी प्रावधान किए गए काफी कुछ। और आरक्षण शुरू हुआ तब 2006 में आरक्षण 94.5 तक चला गया। हालांकि विकास भी देखे गए। 2007 के केंद्र सरकार ने शैक्षिक संस्थान ओबीसी आरक्षण पर सर्वोच्च में स्थगित कर दिया है। ठीक है, ओके आगे देखेंगे। 2008 में भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने 10 अप्रैल, बहुत अच्छा क्वेश्चन आपका, 10 अप्रैल 2008 को सरकारी धन से पोषित संस्थाओं में 27% ओबीसी कोटा शुरू करने के लिए सरकार के कदम को सही ठहराया था। ठीक है, ओके। उसके बाद 2022 में जनहित अभियान भारत संघ रीट जारी का अभियान है। भारत संघ रीट याचिका के फैसले से भारत सर्वोच्च न्यायालय 55 के 2019 ने कानूनी मंजूरी प्रदान करने के लिए 103वें संविधान संशोधन की वैधता को बरकरार रखा और शैक्षणिक संस्थान सरकारी नौकरियों में 10% आरक्षण आपका दिया गया, ईडब्ल्यूएस कोटा जिसको आप बोलते हैं। इसका प्रावधान कहा गया कि यह कोटा 50% की सीमा नहीं है, इसे 50% की सीमा से बाहर रखा। इसे भी चैलेंज किया गया था और ये सबके लिए था। ये जो आपके जो नॉर्मल जो जाति थी उनके लिए था, ये सबके लिए था, जनरल के लिए था। आधार पर हिंसा काफी कुछ हुआ इसके अंदर, लेकिन अब आपका जो कोटा वो कितना 59.5% कर दिया गया है आपका, यानी कि 50% से वर्तमान में आपका कितना हो गया, आपका ये 59% तक आपका पहुंच चुका है। भाई कितने प्रतिशत तक पहुंच चुका है आपका, 59% तक आपका ये पहुंच चुका है। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, आज हमने यहां पर जिक्र किया कि किस प्रकार से आपका ये जो रिजर्वेशन है कहां से चला था, क्या महाराष्ट्र में सही था। मेरे विचार में अगर मैं बात करूं तो दोस्तों बिल्कुल भारत में जिन्होंने शुरू किया था भीमराव अंबेडकर, मैं अंग्रेजों की तो बात नहीं करूंगा, लेकिन जो भारत के लोग थे जिन्होंने संविधान सभा में बैठ करके बहस करी थी, जिन्होंने इस बात को उठाया था, वो बिल्कुल सही था उन्हें, लेकिन ये नहीं पता था कि आगे चल करके इतना बड़ा राजनीतिक रंग बन जाएगा। अब इसमें क्रीमी लेयर की भी बात आती है, आपकी बहुत सारी चीजें होती हैं। यानी कि अगर एक घर में आरक्षण है और वो आईएएस या यूपीएससी क्वालिफाइड करके ए ग्रेड की जॉब पर पहुंच चुका, तो क्या उसके परिवार को आरक्षण की आवश्यकता है। इस प्रकार के बहुत से मुद्दे हैं जिनके ऊपर राजनीतिक स्टंट आपके चलते रहते हैं। बहुत से जो छोटे भैया नेता हैं वो अपनी राजनीति इसी से चमकाते हैं। ये बात तो जनता को समझनी चाहिए कि आप इस मुद्दे को लेकर के कितना देश की संपत्ति को नुकसान करते हैं, कितना आप किस प्रकार से कार्रवाई करते हैं। इसके एग्जाम्पल हमने हरियाणा में भी देखे थे पहले, जब कोई विशेष समुदाय अपने आरक्षण को लेकर के मांग कर रहा था, लेकिन वो हुआ नहीं कामयाब। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, इस प्रकार की जानकारी आपके बीच में आती रहेंगी। आपको जानकारी अगर अच्छी लगी और कुछ क्वेश्चंस आपको अच्छे लगे कंपटीशन एग्जाम वाले बच्चों को, तो मेरी तरफ से आप लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। मैं हेमंत दोबारा से फिर आप लोगों का उज्जवल परिवार से जुड़ने के लिए धन्यवाद बोलना चाहूंगा। साथ ही आपसे अंतिम रिक्वेस्ट मेरी ये भी रहने वाली है कि एक बार जरूर सेशन को आगे बढ़ाएंगे, चैनल को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे। मैं दोबारा से आप लोगों के बीच में वापस अपनी एक और नया सेशन लेकर के हाजिर हूंगा। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत, डू द बेस्ट।